डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ प्रदर्शन। शनिवार सुबह ही अमेरिका से दिल्ली लौटे सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके की अगुवाई में प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए जेएमएम ने पहले उम्मीदवार की घोषणा की। बैजनाथ राम बने जेएमएम के उम्मीदवार। जेएमएम कर रही है 2 सीटों की मांग। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस जेएमएम के बीच तनाव। झारखंड दौरे पर पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। रांची एयरपोर्ट पर पारंपरिक तरीके से हुआ भव्य स्वागत। भाजपा अध्यक्ष ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। बीजेपी सांसदों और विधायकों की संयुक्त बैठक को किया संबोधित। सीएम योगी ने गोंडा को दी कई सौगात। 516 करोड़ रुपए की 262 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, सपा सरकार में गोंडा का विकास तुष्टीकरण की भेंट चढ़ गया था। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम घोषित। वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम में मिली जगह। श्रेयस अय्यर बने टी20 के नए कप्तान। तिलक वर्मा उप कप्तान। सूर्य कुमार यादव खराब फॉर्म की वजह से हुए बाहर। ईरान ने कुवैत और बहरीन की ओर से 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान बोला दोबारा जंग नहीं चाहते, लेकिन हमला हुआ तो पूरी ताकत से देंगे जवाब। अमेरिका ने ईरान पर लगाए नए प्रतिबंध। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां नीट पेपर लीक सहित अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर स्टूडेंट्स और युवा थे। कुछ लोग फूल लेकर तो कुछ कॉकरोच वाले मास्क पहनकर धरना देने पहुंचे। कुछ अंबेडकर की तस्वीर, संविधान के पोस्टर लेकर पहुंचे। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी के दिल्ली विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। यह प्रदर्शन सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके की अगुवाई में हुआ। अभिजीत शनिवार सुबह ही अमेरिका से दिल्ली लौटे हैं। अभिजीत का कहना है कि नीट यूजी पेपर लीक समेत विभिन्न परीक्षा संबंधी विवादों ने लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है और इसके लिए जवाबदेही तय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान एक शख्स हिट स्प्रे लेकर जंतर मंतर पहुंचा। उसने सीजेपी को टुकड़े टुकड़े गैंग का विस्तार बताया। इस दौरान सीजेपी समर्थकों और शख्स के बीच मामूली कहासुनी और धक्का मुक्की की स्थिति बनी, जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप कर शख्स को वहां से हटा दिया और स्थिति को नियंत्रित कर लिया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच जंतर मंतर पर प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। सीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने कहा, हमने शिक्षा मंत्री को चुना और वहां भेजा है। उनका वेतन हमारे टैक्स के पैसे से जाता है। उनके कार्यकाल में करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया है। कॉकरोच आ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जा रहे हैं। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत सोशल मीडिया पर एक व्यंग्यात्मक अभियान के रूप में हुई थी। यह कैंपेन भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की युवाओं के एक विशेष समूह को कॉकरोच बताने संबंधी टिप्पणी के बाद चर्चा में आया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी को व्यापक समर्थन मिला। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को सीजेपी को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति दे दी। पुलिस को उसी दिन सीजेपी की ओर से औपचारिक अनुरोध प्राप्त हुआ था, जिसके बाद जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की मंजूरी दी गई। राज्यसभा चुनाव को लेकर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपने पहले उम्मीदवार के नाम बैजनाथ राम के नाम पर मोहर लगाते हुए रांची स्थित पार्टी कार्यालय में एक बड़ी घोषणा कर दी है। बता दें आपको कि पार्टी के पूर्व विधायक कल ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में शामिल हुए थे, जबकि बाहर आकर उन्होंने दोनों सीटों पर पार्टी की मांग की बात का समर्थन किया था। वहीं इस कड़ी में पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग को संबोधित करते हुए ये बताया है कि पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हालांकि पार्टी द्वारा 2 सीटों पर मांगों को लेकर उन्होंने जवाब देते हुए कहा
कि इसके पार्टी नेतृत्व को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया था। उधर कांग्रेस के समर्थन की मांगों पर उन्होंने दो टूक जवाब दिया है। केंद्रीय अध्यक्ष श्री हेमंत सोरेन जी को कल अधिकृत किया था कि पार्टी के उम्मीदवार का सभी विषयों को परीक्षण करके आगे की स्थिति की समीक्षा उपरांत वो निर्णय ले। और हमारे प्रिय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन जी ने समस्त विचारोपरांत पार्टी के उपाध्यक्ष, राज्य के पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति के वरिष्ठ नेता श्री बैजनाथ राम जी के नाम पर सहमति बनाई और पार्टी के तरफ से उन्हें आसन्न राज्यसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार घोषित की है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर अब इंडिया गठबंधन के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच तनातनी का माहौल बन चुका है और कांग्रेस दल ने सीधा मुख्यमंत्री के साथ बैठक की योजना बनाई है। इस कड़ी में कांकेर से कांग्रेस विधायक सुरेश बैठा ने रांची में हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह से बातचीत की। इस इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर उठ रहे सवालों के बीच झामुमो द्वारा दोनों सीटों पर दावों को लेकर तल्ख अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया दी। झारखंड में राज्यसभा चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है, जहां एक तरफ कांग्रेस ने एक सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, दूसरी ही तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये ऐलान हुआ है कि दोनों सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। अभी तो हम लोग कांग्रेस की विधायक दल की बैठक होगी शाम में हमारे पार्टी की 7 बजे है सर स्टेट गेस्ट हाउस में। उसमें हम लोग अधिकृत प्रत्याशी पार्टी ने दिया है आदरणीय प्रनोद झा जी को। हम लोग 16 विधायक उनके साथ हैं, इंटैक्ट है, उनको हम लोग वोट करेंगे। बाकी साथी सहयोगी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, भाकपा माले के 2, ये सारे लोगों से बातचीत होगी और हम लोग निश्चित रूप से एक जेएमएम से होगा उम्मीदवार, एक कांग्रेस से होगा। तो जेएमएम तो कह रही है दोनों सीटों पर कहना और करना में अंतर है। अब तो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ नामों का अधिकृत नाम नहीं, अधिकृत नहीं किया गया है। आला कमान इस पर बात करेगी। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, मंत्री जी खुद कह रहे हैं, योगेंद्र प्रसाद मंत्री जी को कौन बनाता है? पार्टी अध्यक्ष बनाता है। हेमंत सोरेन जी ने नहीं बोला है या नहीं बोले हैं, तो पार्टी मंत्री जी का अपना विचार हो सकता है। कोई स्पोक्समैन तो नहीं है कि कोई भी कुछ बोल देगा। अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा पार्टी सिंबल जब जिसको देती है वही होता है। इसलिए अभी भले वो लोग अपना विचार दिया है तो देने दीजिए, इसमें अपना स्वतंत्र है बोलने के लिए, इसमें कहीं की दिक्कत नहीं है। मतलब कांग्रेस को लेकिन समर्थन मिलेगा। कांग्रेस को निश्चित रूप से, चूंकि हम लोग सरकार में है, सरकार के साथ है। अगर अभी हमको नहीं साथ देगा तो फिर हम आगे कैसे साथ देंगे? दोनों चीज देखना पड़ता है। लेकिन पिछली बार जितनी भी चुनाव हुए, निगम चुनाव देखा जाए, असम चुनाव देखा जाए, बंगाल चुनाव, इन सभी जगहों पर देखा जाए जेएमएम का रवैया ऐसा ही रहा। देखिए, लोकल बॉडीज का चुनाव था, मेयर का अपना उम्मीदवार देना चाह रहे थे, वो लोग भी अपना शक्ति देखना चाह रहे थे। असम और बंगाल में भी अलग अपना शक्ति वो देख लिए। असम का भी जहाँ तक बात था, अलायंस नहीं बन पाई, तो इन लोगों की भावना थी कि हमारा बहुत ज्यादा जनाधार वहाँ है, इस हिसाब से चुनाव लड़े थे, तो उसमें कोई रुकावट नहीं था। लेकिन आप तो यहाँ गवर्नमेंट पे हो ना, आप गवर्नमेंट पे हो तो जेएमएम कांग्रेस का गवर्नमेंट है, आरजेडी भाकपा का है, तो आपको तालमेल बना के चलना ही पड़ेगा। तो ये कहना है यहाँ पर विधायक सुरेश बैठा का कि तालमेल बनाकर ही चलना पड़ेगा, जेएमएम से बातचीत चलेगी और जेएमएम से समर्थन की मांग की जाएगी। फिलहाल हमारे सूर्यदीपक के साथ एपीएन न्यूज़ से मैं तृप्ति सिंह। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के स्थायी सदस्य एवं झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के राजू की उपस्थिति में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में पुराना विधानसभा सभागार में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए के राजू ने कहा कि कांग्रेस एवं गठबंधन के सभी विधायक पूरी तरह एकजुट और राज्यसभा की दोनों सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी विजय होंगे। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस संगठन के संबंध में कहा कि प्रदेश कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव एवं सह सचिव को उनकी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। उनके कार्यों की समीक्षा प्रत्येक 3 महीने में की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि एसआईआर के सहारे षड्यंत्र कर भाजपा झारखंड में कामयाब होना चाहती है।
झारखंड में लास्ट 1 ईयर से जो संगठन निर्माण हो रहा है, इसी बारे में हम चर्चा किया। ये संगठन निर्माण ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पर आएगा। हर एक ग्राम पंचायत में कांग्रेस कमेटी गठित किया, ब्लॉक कमिटीज गठित किया, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी से एस्टैब्लिश किया और जेपीसीसी कमिटीज भी ऑर्गेनाइज किया। ये सभी जगह पर हर एक ऑफिस बेरर को हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेरी क्लियरली दिया गया और उनका काम करने के लिए टास्क भी दिया और रेगुलरली उनका प्रोग्रेस रिव्यू करके परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के लिए भी हमने किया। और कल कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग में भी हम विस्तार रूप से चर्चा किया। 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आगमन होते ही प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू सहित पार्टी के अन्य वरीय नेताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं पारंपरिक तरीके से गाजे बाजे के साथ हजारों कार्यकर्ताओं द्वारा भी उनका भूतपूर्व एवं भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। रांची एयरपोर्ट से निकलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा बिरसा चौक स्थित धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इसके अलावा उन्होंने भारत रत्न डॉक्टर स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर एवं स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया गया। इसके बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री ने गोंडा जिले में 516 करोड़ रुपए की 262 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इन परियोजनाओं से करनैलगंज और कटरा बाजार क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए और तकनीकी निगरानी भी रखी गई। गोंडा में सीएम योगी ने कहा 2017 से पहले गोंडा में भी दंगे हुए, दुर्गा पूजा में बाधा डाली गई, लेकिन अब कोई दंगाई आंख नहीं उठा सकता। अगर हमारे उत्सव में किसी ने रंग में भंग डालने की कोशिश की तो उसका वर्तमान ही नहीं भविष्य में भी स्वाहा हो जाएगा। मंच पर योगी के साथ पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे और कैसरगंज सांसद करण भूषण भी मौजूद थे। इस दौरान करण भूषण ने योगी को बर्थडे विश किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, अयोध्या में रामद्रोही घुस नहीं सकता। योगी ने कहा, पहले अयोध्या में राम का नाम लेने पर डंडे बरसते थे, राम भक्त अयोध्या नहीं जा सकते थे, अब अयोध्या में रामद्रोही नहीं घुस सकते। ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। नई अयोध्या आपके सामने है। आजादी के बाद जो अपेक्षित विकास जनपद गोंडा का होना चाहिए था, वह बहनों और भाइयों, वह विकास तुष्टीकरण की भेंट चढ़ गया, अराजकता की भेंट चढ़ गया, भाई भतीजेवाद और जातिवाद की भेंट चढ़ गया और उसी का खामियाजा गोंडा जनपद को भुगतना पड़ा। जहां पर सरयू मैया की असीम कृपा रहनी चाहिए थी और जहां की फसलें लहलहाते हुए देश के पेट को भरने का कार्य करती, एक नियोजित प्रयास के अभाव में वह जनपद पिछड़ता गया और एक समय ऐसा भी आ गया था जब उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों की भांति ही गोंडा के नौजवानों के सामने भी पहचान का संकट आ खड़ा हुआ। कौशाम्बी दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं और देश लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2047 तक देश में कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जो अपराध करेगा उसके लिए फांसी का फंदा तैयार है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके बयानों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हर संकट में देशवासियों के साथ खड़े हैं और सभी चुनौतियों का मिलकर सामना करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर केशव ने दावा किया कि वर्ष 2027 में भाजपा कौशाम्बी की तीनों विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी और पूरे प्रदेश में 300 से अधिक सीटें हासिल करेगी।
देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर देशवासी से एक पेड़ माँ के नाम लगाने की अपील किया है। उसके परिणाम भी बहुत सार्थक हुए हैं और मैं आप सबके माध्यम से उस अपील को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि हर व्यक्ति एक पेड़ माँ के नाम लगा करके और पेड़ की ऐसे ही रक्षा सुरक्षा करे जैसे माँ जो है जब आप बच्चे से हम जैसे कोई भी रहा हो उनकी रक्षा सुरक्षा करती है। वन है तो जीवन है और जल है तो कल है। जब वृक्षारोपण पर्याप्त रहेगा तो प्राकृतिक जो आपदाएं बहुत सारी आती हैं, जैसे भीषण गर्मी आएगी, कभी तेज बरसात आएगी, फिर अचानक सूखा पड़ जाएगा, उन सारे संकटों से मुक्ति मिलेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य अभिषेक दिवस के अवसर पर नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर ने हवाई अड्डे की भव्यता में 4 चांद लगा दिए और अब देश विदेश से आने वाले यात्रियों को विमानतल परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज के दर्शन हो सकेंगे। राज्य अभिषेक दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विशेष प्रस्तुति दी गई। ढोल ताशों की गूंज, पारंपरिक कलाओं के प्रदर्शन और शिव भक्तों के उत्साहपूर्ण माहौल के बीच यह समारोह संपन्न हुआ। महाराजांचा पुतळा असलाच पाहिजे आणि मला अतिशय आनंद आहे की केवळ 8 महिन्यामध्ये हा भव्य अशा प्रकारचा पुतळा तयार झाला। आज आम्ही त्याचं अनावरण केलं आहे आणि मला विश्वास आहे या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर येणारा आणि जाणारा प्रत्येक प्रवासी हा महाराजांच्या या प्रतिमेतून, महाराजांच्या पुतळ्यातून, महाराजांच्या स्मारकातून त्या ठिकाणी ऊर्जा प्राप्त करेल। आणि म्हणून मी या ठिकाणी हे जे अडानी एअरपोर्ट्स लिमिटेड आहे त्यांचंही मनापासून अभिनंदन करतो। यूपी के कौशाम्बी जिले के 7 युवक पिछले 7 महीनों से दुबई में फंसे हुए हैं। युवकों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि गांव के ही कथित दलाल पप्पू ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर उन्हें टूरिस्ट वीजा पर दुबई भेज दिया। वहां पहुंचने के बाद उन्हें ना तो स्थायी रोजगार मिला और ना ही किसी प्रकार की अपेक्षित सुविधा मिली। मामला कड़ाधाम थाना क्षेत्र के अफजलपुर सांतो घुसियाना गाँव का है। बताया जा रहा है कि अफजलपुर सांतो घुसियाना गांव के 7 युवकों से करीब 85 हजार रुपए लेकर विदेश भेजा गया था। दुबई में फंसे युवकों में आबिद, आफ्ताब, आमिर, सैफ अली, मनीचंद, राम सिंह और जयचंद शामिल हैं। युवकों का कहना है कि पिछले कई महीनों से उनका काम बंद पड़ा है, जिससे वे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। रहने और खाने तक की समस्या खड़ी हो गई है और लगातार तनाव के कारण उनकी तबीयत भी खराब होती जा रही है। वीडियो संदेश में युवकों ने भारत सरकार और भारतीय दूतावास से हस्तक्षेप कर सुरक्षित वतन वापसी की व्याख्या कराने की मांग की है। हमारे लड़कन का पढ़ाई नहीं दुबई, पैसा ला ली नहीं हमसे 85 हजार रुपया और काम अच्छा काम है, कहा माने करत रहे माने नहीं पढ़ा दिन लड़का काम करी थी 5-6 महीने, पैसा नहीं पाता पापा वीजा का पैसा टिकट का काट ली थी। हमारे लड़का पैसा नहीं पाई भगवा दी हुआ फंसा पड़ा, बीमार है, कोई दवाई इलाज नहीं होता है, अस्पताल वाले ध्यान नहीं बुखार दिमाग पर। अगली खबर का रुख करेंगे जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और पीएम मोदी की सराहना करते हुए कहा कि भारतीयों की प्रतिभा और तकनीकी कौशल दुनिया भर में प्रसिद्ध है। रूस भारत सहयोग और व्यापारिक साझेदारी को भी मजबूत बताया। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि 1947 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से भारत और रूस के रिश्ते लगातार मजबूत बने हुए हैं। उन्होंने संबंधों को भरोसे, सम्मान और भाईचारे पर आधारित बताया। अपने संबोधन के दौरान पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उठाए गए कुछ कदमों का भी उल्लेख किया। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में रूस भारत और एशियाई देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर संभव सहयोग कर रहा है। उन्होंने बताया कि रूसी कंपनियों और भारतीय साझेदारों ने आपसी सहयोग को बढ़ाने का सही निर्णय लिया। पुतिन ने कहा कि Su-57 लड़ाकू विमान कार्यक्रम पर साथ काम करने को वह भारत के साथ तैयार है। पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेता है और किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकता नहीं है।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के दावों का कड़ा जवाब दिया। इसे भारत का आंतरिक मामला बताया। भारत ने गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव कराने पर भी पाकिस्तान का विरोध किया, जिसे अवैध कब्जा बताया। जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की बेवजह की बातों का जवाब देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के महासभा के सत्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने इस्लामाबाद को गलत और पक्षपाती नैरेटिव फैलाने के खिलाफ चेतावनी दी। पी हरीश संयुक्त राष्ट्र महासभा में परिषद की वार्षिक रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अदमग द्वारा केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र किए जाने पर जवाब दे रहे थे। विदेश मंत्रालय ने तथाकथित गिलगिट बाल्टिस्तान विधानसभा के लिए 7 जून को आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध जताया। I'd like to place on record our heartiest congratulations to the 5 newly elected members of the UN Security Council for the 2027-28 term: Austria, Kyrgyzstan, Portugal, Trinidad and Tobago and Zimbabwe. We look forward to working with each of you and wish you all success. Mr. President, today's meeting gains particular salience as consideration of the Security Council annual report by the General Assembly is explicitly provided for in the UN Charter. As a principal organ of the UN, the Security Council has been primarily tasked with the onerous responsibility of maintenance of international peace and security. ईरान ने कहा है कि वह किसी नए युद्ध की शुरुआत नहीं करना चाहता, लेकिन उस पर हमला हुआ तो वह पूरी ताकत से जवाब देगा। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान का रुख पूरी तरह स्पष्ट है। उधर ट्रंप प्रशासन ने ईरान की ऊर्जा और बैंकिंग सेक्टर को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कहा कि उसने ऐसे नेटवर्क पर कार्रवाई की है जो दक्षिण और पूर्वी एशिया में करोड़ों डॉलर मूल्य की ईरानी एलपीजी बेच रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान डील होती है तो वे ईरान के सुप्रीम लीडर से मिलने को तैयार है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि ईरान ने कुवैत और बहरीन की ओर से 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। यह हमला उस कार्रवाई के कुछ ही घंटों बाद हुआ जिसमें अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर जा रहे ईरानी ड्रोन मार गिराए थे और ईरानी रडार साइट्स पर हमला किया था। अमेरिका सेना ने कहा कि शुरुआती जांच में 6 मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गई, जबकि 7वीं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि हालिया अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की मिसाइल क्षमता बुरी तरह कमजोर हो गई है। अमेरिका ने ईरानी सैन्य ढांचे को पूरी तरह तबाह कर दिया है। A lot. I don't want to say how many, but a lot. A lot of oil is coming into our country, and a lot of oil is coming into the world that people don't even know about. And that's why it's at $97 a barrel instead of $300 a barrel. And when that whole thing is straightened out, it shouldn't take long. One way or the other, it's going to get done. And when it's all straightened out, you're going to have oil prices drop down to maybe even lower than they were. And you've heard me say this. I was in Iowa, and for a gallon of gasoline, it was at $1.85. आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय T20 टीम घोषित कर दी गई है। श्रेयस अय्यर को T20 का नया कप्तान बनाया गया है। वहीं वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट टीम में चुने गए अब तक के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 15 साल 71 दिन के वैभव को जून जुलाई में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के साथ 7 सितंबर में होने वाले एशियन गेम्स के लिए चुना गया है। 35 साल के सूर्य का हालिया फॉर्म खराब रहा है। इस वजह से उनकी टीम में जगह नहीं बन पाई है। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2026 में 9 पारियों में 136.72 के स्ट्राइक रेट से 242 रन बनाए। इसके अलावा IPL की 13 पारियों में भी 20.76 की खराब औसत से 270 रन ही बना सके। वे सिर्फ 2 बार ही 50 रन के आंकड़े तक पहुंच सके। एशियन गेम्स में क्रिकेट के मुकाबले T20 फॉर्मेट में ही होते हैं। श्रेयस अय्यर T20 फॉर्मेट में भारत के नए कप्तान बनाए गए हैं। वर्ल्ड कप जीतने वाले सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी छीन ली गई है। उन्हें टीम से भी बाहर कर दिया गया है। तिलक वर्मा T20 टीम के उप कप्तान बनाए गए हैं। एशियन गेम्स के लिए जो भारतीय T20 टीम चुनी गई है उसमें श्रेयस अय्यर कप्तान, तिलक वर्मा उप कप्तान, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह शामिल हैं।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।